नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है खबर क्या है, तो खबर क्या है में बात उन तमाम खबरों की करेंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे 4 तस्वीरों पर। उन 4 तस्वीरों का जिक्र करें जहां सबसे पहली तस्वीर है देश में कोरोना रिटर्न्स की, क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही माना जा रहा है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट वैक्सीनेशन को लेकर के और साथ ही सख्ती को लेकर के बातचीत हो सकती है। दूसरी तस्वीर का जिक्र करें तो एनसीटी बिल पर लगातार जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से विरोध किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि एलजी को ज्यादा शक्तियां जो है वो दिल्ली सरकार से दी जा रही है। बात अगर तीसरी तस्वीर की करें तो बीजेपी सांसद की मौत, जिस तरह से आपको बता दें कि रामस्वरूप शर्मा का जिस तरह से आज शव मिला है उनके निवास स्थान पर, जहां पर वो फंदे से लटके हुए मिले, उसको लेकर के जांच जो है वो लगातार की जा रही है। लगातार इस बात की पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार मौत के पीछे की वजह क्या कुछ है, क्या ये सुसाइड का मामला है या फिर कोई और वजह इसके पीछे। और चौथी तस्वीर का अगर जिक्र करें तो प्रियंका गांधी को चिट्ठी जो है वो बीजेपी विधायक की तरफ से, बीजेपी विधायक अलका राय की तरफ से लिखी गई है, जहां पर उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनको मुख्तार अंसारी से जान का खतरा है, जहां पर वो ये लगातार गुहार लगा रही है कि अगर कोई भी ऐसी वारदात होती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी होगी। और लगातार उस बात को लेकर के सवाल उठा रही है, जिसको लेकर के मुलाकात जो है वो जेल मंत्री, पंजाब के जेल मंत्री की तरफ से की गई है। तो पहली खबर का जिक्र करें तो सबसे पहले बात करेंगे एनसीटी बिल को लेकर के, जिस तरह से लगातार आप विरोध कर रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि एलजी को अब दिल्ली सरकार, जिसको जनता ने चुना है, उस सरकार से ज्यादा अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं। और लगातार इसको लेकर के आपको जानकारी पहुंचा दें, जहां एनसीटी बिल के खिलाफ आप और कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। केंद्र के खिलाफ सीएम केजरीवाल का प्रदर्शन आज जिस तरह से करने वाले हैं, संसद से लेकर जंतर मंतर तक प्रदर्शन देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। आपको जानकारी पहुंचा दें, जहां पर दोपहर 2 बजे से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे केजरीवाल। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपका प्रदर्शन लगातार जो है वो एनसीटी बिल को लेकर के किया जा रहा है। लगातार मांग की जा रही है कि इस बिल को खत्म किया जाए, क्योंकि केंद्र के खिलाफ लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे कि उन्होंने बैकडोर से अब दिल्ली पर कब्जा जमाने का ये एक नया रास्ता ढूंढा है और इसी के साथ अधिकारहीन करना चाहती है बीजेपी। ये गोपाल राय की तरफ से बयान दिया गया। तो कांग्रेस का प्रदर्शन इस बिल को लेकर के, आपका प्रदर्शन इस बिल को लेकर के, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर संसद से लेकर के जंतर मंतर तक प्रदर्शन लगातार इस बिल को लेकर के किया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि नया विधेयक लाकर चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाहती है बीजेपी। ये सारी तमाम बातें जो है वो लगातार केजरीवाल सरकार की तरफ से की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। तो जिस तरह से 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया था, जहां पर यह कहा गया था कि लैंड और पुलिस या कानून व्यवस्था, ये तमाम जो फैसले हैं इसके अतिरिक्त जो भी फैसले होंगे उसमें दिल्ली का बॉस सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल, मतलब कि दिल्ली का सीएम होने वाला है। लेकिन अब इस तरह से ये इल्जाम जो है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं उसको कम करने का काम जो है वो केंद्र सरकार करे। तो उसी को लेकर के 2 तरफ से प्रदर्शन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो लगातार आज जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन आपको बता दें एनसीटी बिल के खिलाफ है, जहां पर हल्ला बोल जो है वो कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लगातार ये बोला जा रहा है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करके एलजी को वो शक्तियां देना चाहती है, एलजी को मुखिया बनाना चाहती है दिल्ली का। और यही लगातार ये सारी बातें जो है उनको लेकर के विरोध आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, दोनों ये पार्टियां जो है वो विरोध करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा जुड़े। प्रणय, जिस तरह से लगातार इस बात का विरोध जो है वो आम आदमी पार्टी या फिर बात करें कांग्रेस की, वो दोनों पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं, क्या कुछ बातें हैं जो केजरीवाल सरकार की तरफ से फिलहाल कही जा रही हैं? देखिए कीर्ति, इस विषय को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में तनातनी का जो है वो पूरी तरीके से बढ़ गई है। निश्चित तौर पर हमने ये देखा कि संसद में, लोकसभा में इस बिल को रख दिया गया है और तभी से, जब से इस प्रस्ताव को भेजा है केंद्र सरकार के द्वारा, तभी से इसका विरोध दिल्ली सरकार के द्वारा यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा और विपक्ष में मौजूद कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। साफ तौर पर ये आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लग रहे हैं कि वो
दिल्ली सरकार की शक्तियों को खत्म करना चाहती है और पूरी तरीके से जो होल्ड है वो जी। उपराज्यपाल के हाथ में देना चाहती है। ये आरोप मुख्यमंत्री भी लगा रहे हैं और जो सांसद हैं उन्होंने भी कल प्रदर्शन करके लगाया है। 2 बजे ये बताया जा रहा है कि जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल पहुंच जाएंगे और उनकी अध्यक्षता में बहुत बड़ा जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे अहम बात ये भी है कि दिल्ली सरकार की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि जब तक इस बिल को केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। संसद से सड़क तक आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। जी, फिलहाल प्रणय तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले को लेकर के हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा ने अलका लांबा से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में एलजी के नए प्रस्ताव पर लोकसभा कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस प्रस्ताव पर क्या आगे हो सकेगा और कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सरकार के लिए और अधिकार चाहिए। देखिए, हमें केंद्र में दिल्ली की 2 करोड़ जनता को रखकर सब कुछ सोचना है और कांग्रेस दिल्ली की जनता को केंद्र में रखकर सोच रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा भुगतना किसी को पड़ेगा तो दिल्ली की जनता को पड़ेगा। ये मिला जुला खेल है, केजरीवाल और बीजेपी का मिला जुला खेल है। वरना सोचिए 2018 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सारा विवाद खत्म कर दिया था। ठीक है, किसके क्या अधिकार है, क्या कारण है कि 3 साल बाद आज ये विवाद दोबारा पैदा किया जा रहा है और केजरीवाल मौन है। 50 दिन 3 फरवरी को कैबिनेट में उठाता है, 15 मार्च को लोकसभा में बिल आता है। 50 दिन थे अरविंद केजरीवाल। 62 विधायकों को अपने लेकर 4 सांसदों लेकर क्यों राष्ट्रपति के दरवाजे पर नहीं गए? क्यों प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से नहीं मिले? क्यों कोर्ट के उस फैसले को उठाकर जो 5 जजेस ने दिया उसे लेकर कोर्ट पहुंच गए और उस पर स्टे लेकर क्यों नहीं आए? आज कांग्रेस उतरी तो वो भी यहाँ धरना देने आ रहे। कांग्रेस की मजबूरी है धरना देना। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का आज एक भी विधायक या सांसद लोकसभा विधानसभा में नहीं है जो दिल्ली की आवाज को सदन में उठाए। इसलिए सड़क का रास्ता कांग्रेस ने चुना है दिल्ली वालों के लिए। लेकिन केजरीवाल के पास संवैधानिक पद का अधिकार है, उस लड़ाई को लड़ना चाहिए था। 50 दिन खामोश रहे। मिला जुला खेल है। कारण बता देती हूँ, कोई इंकार कर दे। दिल्ली के अंदर पेट्रोल 90 पार, सिलेंडर 900 पार। कोरोना महामारी से दिल्ली अभी निकली नहीं है। हवाई जहरीली, पानी दूषित और गंदा, बेरोजगारी में। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए दोनों सरकारों ने अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए 3 साल बाद जानकर ये विवाद पैदा किया है और केजरीवाल से कमजोर मुख्यमंत्री नहीं देखा है। के बाद हमारे साथ अलका लांबा बातचीत कर रही थी। जिस तरीके से लगातार इस नए अधिनियम पर जो है रोज बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। राहुल के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24 न्यूज़, दिल्ली। वहीं देश में कोरोना बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। उसको लेकर के आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक होगी उसमें कोरोना को लेकर के किस तरह से उसकी रोकथाम की जाए, उसको लेकर के मुख्यमंत्रियों के साथ वो संवाद करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि संक्रमण एक बार जिस तरह से फिर से बेकाबू हुआ है, जहां पर 24 घंटे का अगर जिक्र करें तो 188 लोगों की मौत हो चुकी है उस पूरे मामले को लेकर के और 17,741 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो आज जिस तरह से कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी, जहां पर प्रोग्रेस रिपोर्ट वैक्सीनेशन को लेकर के मांगी जाएगी और साथ ही किस तरह से संक्रमण पर काबू पाना है इसको लेकर के भी चर्चाएं होंगी। साथ में इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि आखिरकार कितनी सख्तियां बरतनी चाहिए ताकि कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। तो आपको बता दें कोरोना का बढ़ता ग्राफ, जहां पर 15 मार्च का अगर जिक्र करें तो 26,291 मामले आए थे सामने, जहां पर 118 लोगों की मौत हो गई। 16 मार्च का जिक्र करें तो 24,492 मामले सामने आए थे, जिसके बाद 131 लोगों की मौत। और 17 मार्च की जिक्र करें तो 28,903 मामले और 188 लोगों की मौत। तो लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। 14 मार्च का जिक्र करें 25,320, 161 मौतें। 13 मार्च 24,862 मामले, 140 मौतें। इस तरह से लगातार मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। 12 मार्च का जिक्र करें तो 22,885 मामले, 117 मौतें। 11 मार्च 22,894 मामले, 126 मौतें। तो लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के टेंशन जो है वो अब सरकारों की बढ़ रही है, जिसको लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और साथ ही
किस तरह से कोरोना के संक्रमण को रोकना है, किस तरह से जो उसकी दूसरी जो वेव चल रही है उसको काबू करना है, इसको लेकर के बातचीत होगी। किस तरह से वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज किया जाए, किस तरह से कोरोना का जो ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है उसको काबू किया जाए, इसको लेकर के चर्चाएं, किस तरह से सख्ती बरती जाए, किस तरह से लोगों को समझाया जाए, ये तमाम विषय होंगे जिसको लेकर के बातचीत बैठक में की जा रही है। तो लगातार जिस तरह से ये बातचीत होगी, माना जा रहा है कि दोबारा से सख्तियां जो है वो लगातार सरकार की तरफ से अब बरती जाएंगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में सख्तियां जो है वो अब देखने को मिल रही हैं। क्योंकि कहीं अगर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो कहीं पर दुकानों को बंद किया गया है। तो अलग अलग तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, कुल मामलों का अगर जिक्र करें तो 1,14,38,734 कुल मामले जो हैं वो कोरोना के हैं देश में, और साथ ही 1,59,044 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। तो यू टर्न जिस तरह से कोरोना का दोबारा हुआ है, जहां पर लगातार मामले जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है, और साथ ही टेंशन जो है अब वो बढ़ रही है, क्योंकि एक समय का दौर वो था जब कोरोना के 5-5 हजार तक मामले पहुंच गए थे, लेकिन अब 26,000 इस तरह की संख्या जिस तरह से 24-24 घंटे में देखने को मिल रही है, उसको लेकर के सख्ती बरतना, लोगों को समझाना, लोगों को दोबारा से जागरूक करना कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहने, वो तमाम चीजें, क्योंकि इन सभी चीजों का ध्यान रखना लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार जो है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है देश में। तो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की आज बैठक, और बैठक में अहम चर्चाएं होंगी, किस तरह से कोरोना का ये जो ग्राफ है जो लगातार बढ़ रहा है उसको रोका जाए। क्योंकि महाराष्ट्र का अगर जिक्र करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले इस वक्त देखे जा रहे हैं। बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात के अलग अलग हिस्सों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। जिस तरह से कॉलेजों को बंद करने की बात अलग अलग राज्यों में कही जा रही है। अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में भी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अलग अलग तरीके से अपने राज्य में संक्रमण के इस खतरे को रोकने का प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही कोरोना की रोकथाम किस तरह से करनी है, किस तरह से 2 गज की दूरी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 गज की दूरी बेहद जरूरी, उसको ध्यान में रखना है। क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भले उसकी शुरुआत हो चुकी हो, लेकिन फिर भी कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान लोगों को जरूर रखना होगा। तो लगातार मामले जिस तरह से बढ़ रहे, भाई 1,10,45,284 लोग कोरोना को मात देकर के ठीक हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जिस तरह से दूसरे चरण का वैक्सीनेशन चल रहा है, जहां पर 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं और साथ ही 45 की उम्र से ज्यादा जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है उनको वैक्सीन की डोज दी जा रही है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केशव मोहन मिश्रा जुड़ रहे। केशव, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, क्या माना जाए किस तरह से अब कोरोना की रोकथाम होगी, किस तरह से सख्ती दोबारा से बढ़ती जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बैठक के बाद लगातार ये आसार लगाए जा रहे हैं कि आज की जो बैठक है इसमें कुछ कोरोना संक्रमण को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना संक्रमण लगातार एक लंबे वक्त से बढ़ता हुआ जा रहा है, और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, केरल की, तमिलनाडु की, ऐसे प्रदेश है जहां पर कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने स्वयं आज उन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर बातचीत करने की लगातार कवायद शुरू की है। उसके बाद देखा यह जा रहा है कि आज कुछ तमाम ऐसी जानकारियों पर बातचीत हो सकती है, और साफ तौर पर जिस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है उसके बाद से प्रधानमंत्री की एक बैठक जो है स्वयं मुख्यमंत्रियों के साथ नहीं हुई है, लेकिन आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हो सकता है कुछ अहम फैसले तमाम उन राज्यों के लिए लिए जा सकते हैं जिसमें लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कीर्ति, केशव, अगर बात वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करने की करें तो क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी जो है वो की जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, और क्या वैक्सीन ही वो एक चीज है जिसको लेकर के अब लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया? क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी 1-2 मामले ऐसे हमने देखे थे जहां पर लोगों को दोबारा से कोरोना हुआ, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर आ गई है कि अगर वैक्सीन है तो हम कोरोना से बच जाएंगे।
देखिए, बिल्कुल पहले तो सभी को ये समझना होगा कि वैक्सीन भले ही हमें कोरोना संक्रमण से बचा सकती है, जी। भले ही उसमें रोकथाम कर सकती है, लेकिन वैक्सीन अभी इसका पूर्ण रूप से उपचार नहीं है। इसके लिए सतर्कता बढ़ानी होगी, लोगों को मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना होगा, और जिन राज्यों में लगातार जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे राज्यों में लगातार एहतियात बरतने की बेहद आवश्यकता है। आज की जो बैठक है, शायद यही बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री उन तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ आज बातचीत करेंगे और मंत्रणा करेंगे। तमाम उन विषयों पर भी समीक्षा होगी जिन पर लगातार जो ये कहीं ना कहीं जिस समस्या के साथ लगातार ये कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं वो 10,000 से ऊपर हो चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। क्या देश फिर दोबारा कोरोना संक्रमण की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या देश में फिर वही समस्या हो जाएगी? क्या प्रत्येक राज्य में लॉकडाउन की स्थिति तैयार हो जाएगी? ऐसे में तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के सख्ती बरतना बेहद जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर जिक्र करेंगे। बीजेपी सांसद की संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह से मौत हुई उसको लेकर के आप तक जानकारी पहुंचा दे, जहां पर बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। उसको लेकर के पार्टी ने कैंसिल की संसदीय दल की बैठक। घर पर फंदे से लटका मिला राम स्वरूप शर्मा का शव। तो लगातार पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सांसद की मौत पर मंत्रियों ने दुख भी जताया है। तो लगातार जानकारी आप तक इस वक्त की बड़ी पहुंचा रहे, जहां पर पारिवारिक वजह से परेशान थे बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा, ये बात सामने आ रही है। और साथ ही हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद थे राम स्वरूप शर्मा। तो आज जिस तरह से उनका शव उनके निवास स्थान पर लटका हुआ मिला, संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह से उनकी मौत हुई है, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां बीजेपी सांसद की मौत जिसको लेकर के लगातार पड़ताल जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते, किसी परिवार की वजह से जिस तरह से वो परेशान थे उसके चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन अभी भी पुलिस पूरे मामले की खोजबीन कर रही है, क्योंकि किसी तरह का कोई सुसाइड नोट वहां पर नहीं मिला है। पूछताछ जो है वो लगातार पुलिस कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव जो है वो मिला। इस वक्त हम मौजूद है गोमती अपार्टमेंट में, और ये वही गोमती अपार्टमेंट है जहां पर बीजेपी के हिमाचल प्रदेश मंडी से लोकसभा के सांसद राम स्वरूप शर्मा रहा करते थे। तकरीबन सुबह 8:30 बजे संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकरीबन 8:30 बजे पुलिस को कॉल आता है और पुलिस के आला अधिकारी आनन फानन में यहाँ पर पहुँचते हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि राम स्वरूप शर्मा का कमरा अंदर से बनता, और जब पुलिस अंदर जाती है तो राम स्वरूप शर्मा फंदे से झूलते हुए पुलिस को मिलते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, पुलिस ने एक जानकारी और दी है कि पुलिस के हिसाब से अभी तक कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। तो ये हत्या है या आत्महत्या अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी इससे आगे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही हम आपको एक खबर और दे दें। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से राम स्वरूप शर्मा डायबिटीज़ के पेशेंट थे, उनको डायबिटीज़ था, और अभी हाल ही में उन्होंने कुछ दिनों पहले कोरोना वैक्सीन भी लगवाई थी। इसी गोमती अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 204 में राम स्वरूप शर्मा रहा करते थे। बजट सत्र चल रहा है इसलिए वो यहाँ पर आ रखे थे। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें, जब हमने कानपुर के सांसद भोपाल सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको किसी भी तरीके का कोई भी तनाव नहीं था। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तिगत जीवन जो था वो बहुत अच्छा था, उनका नेचर बहुत अच्छा था, और किसी तरीके की उनके पास कोई उनको टेंशन नहीं दिखाई दी थी। लेकिन जिस तरीके से ये संदिग्ध मृत्यु हुई है राम स्वरूप शर्मा की, वो यकीनन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और बीजेपी पूरा अपना दमखम लगाए हुए थी। इसके साथ ही हम आपको बता दें, बीजेपी के आज CEC की मीटिंग होनी थी, बैठक होनी थी, जो फिलहाल अभी स्थगित कर दी गई है। और सूत्रों के हवाले से खबर और बाहर निकल के आई है, राम स्वरूप शर्मा का डेड बॉडी आरामेल अस्पताल में ले जाई गई है, ऐसा बताया जा रहा है। उनका पोस्टमार्टम वहां पर किया जा रहा है यकीनन। लेकिन जो राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई है वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगी। JK24 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार जुड़े। उज्जवल, क्या अब फिलहाल अपडेट निकल करके सामने आया? क्या परिवार के वालों की तरफ से कोई बयान आया है? पुलिस की तरफ से क्या कोई बयान इस पर दिया गया पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल ठीक कीर्ति, देखिए इस वक्त भी हम वहीं पर ही मौजूद है गोमती अपार्टमेंट में। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के अधिकारी अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए सामने ही लिफ्ट है, लेकिन पहले ही मीडिया को भी रोक दिया गया है और आगे किसी की भी एंट्री नहीं है। देखिए ऊपर 2nd फ्लोर पे रूम नंबर 204 में राम स्वरूप रहा करते थे, और देखिए आस पड़ोसियों से जितनी भी बातें हुई उनका ये कहना है आस पड़ोसियों का कि उनको कोई भी किसी तरीके की, देखिए जो उनका नेचर था वो बहुत अच्छा था और वो कोई भी ज्यादा तनाव में नहीं थे। और इसके साथ देखिए जो आज सुबह जब उनके जो
सर्वेंट हैं वो उनके रूम में गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कमरा अपना नहीं खोला, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान हो गए, पैनिक हो गए। उसके बाद उन्होंने देखिए पुलिस को 100 नंबर को पीसीआर को कॉल किया, पुलिस यहाँ पर आई। उसके बाद पुलिस की निगरानी में दरवाजा तोड़ा गया। जब अंदर गए तो अंदर जाके जो नजारा था वो यकीनन में देखिए ऐसा था कि रामस्वरूप जी वो फंदे से झूल रहे थे। इसके बाद देखिए उनके जो शरीर को है, पार्थिव शरीर को उनको आनंद फानन में लेके जाया गया, सामने ही बिल्कुल घूमती अपार्टमेंट के तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, क्या कुछ वजह रही है इस कथित सुसाइड के पीछे, उसकी भी जानकारी लगातार पुलिस खोजने की काम कर रही है। लेकिन बढ़ते अगली खबर की ओर, विधायक अलका राय ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी है। पंजाब के जेल मंत्री की यात्रा के बाद यह चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही मुख्तार अंसारी से बताया है जान का खतरा, तो कुछ भी हुआ तो कांग्रेस ही होगी जिम्मेदार, ये अलका राय की तरफ से कहा गया है। साथ ही पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी है अलका राय, तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से बीते दिनों हमने आपको जानकारी दी थी कि पंजाब के जेल मंत्री का यूपी दौरा था, जहां पर यह कहा जा रहा था कि वो मुख्तार अंसारी के गैंग के लोगों से मुलाकात करते हैं, उसको लेकर के अब अलका राय की तरफ से एक चिट्ठी जो है वो प्रियंका गांधी को लिखी गई है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें मुख्तार अंसारी से जान का खतरा है और साथ ही अगर कुछ भी हुआ तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। तो ये चिट्ठी जो अलका राय की तरफ से प्रियंका गांधी को लिखी गई है। आपको बता दें कि पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है और ये कहा जा रहा था कि पंजाब के जेल मंत्री का लखनऊ दौरा होता है, जहां पर वो मुख्तार अंसारी के साथियों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद ये चिट्ठी सामने आती है जो कि अलका राय ने प्रियंका गांधी को लिखी है। उन्होंने उसमें मुख्तार अंसारी से खुद को जान का खतरा बताया। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर कुछ भी होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। प्रियंका जी, आपसे मैं निवेदन करना चाह रही हूँ कि पंजाब में आपकी सरकार है और मुख्तार जैसे खुखार अपराधी को न बचाया जाए। वहां से जेल मंत्री आए थे लखनऊ आकर के उस परिवार के लोगों से मिले हैं चुपके से, और उनके जो गुर्दे हैं उन गुर्दों से भी मिले हैं। मैं चाहती हूं कि आपसे एक निवेदन है कि इस अपराधी को न बचाया जाए, न सहयोग किया जाए, उसको उत्तर प्रदेश सरकार भेजा जाए। उत्तर प्रदेश, उनकी जितनी मुकदमे हैं, केसें हैं, वो उत्तर प्रदेश में चलती हैं, उसको आप देखवा लीजिए, देखिए और उसका मेरा सहयोग करिए। तो खबर क्या है, मैं फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।